इंडियन गवर्नमेंट के साथ रिलेशन में किस लिहाज से पाकिस्तान के लोगों को आज़ाद करवाया था आपने अपनी गवर्नमेंट में, उसके बाद से जी गैर कानूनी कब्जा हो गया मुल्क के ऊपर का पॉजिटिव तरीके से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर आने वाला है कि इस मुल्क को मुसलमानों से बचाना है हमने। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। अमेरिका ने जी फाइनली वो काम कर दी है जिसके लिए पाकिस्तान बड़े टाइम से कोशिशें कर रहा था, बहुत ज़्यादा होप कर रहा था कि ये काम हो जाए क्योंकि इसका पॉजिटिव तरीके से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर आने वाला है और ये नियर फ्यूचर में चीज़ प्रैक्टिकल होती नज़र आ रही है। शेर अफजल खान मरवत साहब हैं जो उनका अरेस्ट हुआ था और उसकी जो बिहाइंड द सीन की सारी स्टोरी है वो डिटेल में बात करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के सारे इदारों का कट्टा छट्टा खोल के रख दिया है। इस सारी चीज़ की मैं बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अच्छा जी, जो शेर अफजल खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर हैं, वो बड़ी सोशल मीडिया सेंसेशन है बन गए हुए अभी क्योंकि उनकी वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद जो उनकी बड़ी एंथुजियास्टिक किस्म की जो स्पीचेस आती हैं जिसमें बड़ी बातें कर रहे होते हैं, उनकी रील्स बना बना के जो है वो अब चल रही हैं। और खैर वो हो गए अरेस्ट, वो बाजोड़ कन्वेंशन जा रहे थे और उसी वक्त जो है फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उधर पोस्ट होता है कि इनको किडनैप कर लिया गया है पुलिस की तरफ से और उनको फौरी तौर पे जो है ना रिलीज किया जाए, वो डिमांड कर रहे थे। किडनैप का लफ्ज इस्तेमाल होता है यहाँ पे पुलिस अरेस्ट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन सारे जो भी ग्रुपिंग है उसमें। अब जी आधे घंटे के बाद एक और लॉयर है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रिलेट करती है, उनकी तरफ से ट्वीट होती है कि उनको सेफली रिट्रीट कर लिया गया है और एक महफूज मकाम पे हमने जो है ना उनको मुंतकिल कर दिया और कल वो बाजोड़ कन्वेंशन ज़रूर अटेंड करेंगे। उसके बाद शेर अफजल खान मरवत की एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि 300 हैवी नफरी ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स आए मुझे गिरफ्तार करने के लिए, अबडक्ट करने के लिए, बल्कि वो अबडक्ट का लफ्ज़ उन्होंने कैपिटल करके अपने ट्वीट में यूज़ किया हुआ है। और मुझे जो है मेरे वर्कर्स ने रास्ता बनाया थोड़ा सा कि जी मैं वहाँ से जो है ना फौरी तौर पर फरार हो सकूँ ताकि मुझे गिरफ्तार ना कर सकें। फर्दर इन्होंने लास्ट में एक लाइन ऐड की कि जी breathlessness is only showing how the fear of public uproar has entered you. No matter how desperate you are to stop this new revolution, you will eventually have to surrender this illegal control over our dear homeland. इलीगल कंट्रोल जो है ना हमारे मुल्क के ऊपर, वो कह रहे हैं शेर अफजल खान मरवत साहब कि गैर कानूनी तौर पे इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हुआ हुआ है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाएगी और इस इनकलाब को आप नहीं रोक सकते। ये जो इनकी वर्डिंग है ना, यही चीज़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज से बहुत डिफरेंट मुख्तलिफ करती है। इनकलाब का लफ्ज़ ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनकी जो टर्म्स हैं रिलीजियस लिहाज से कि जी मदीना की रियासत वगैरह वाली बातें वो बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है। और गैर कानूनी जो जब से इमरान खान साहब को निकाल दिया उसके बाद से जी गैर कानूनी कब्जा हो गया मुल्क के ऊपर। पाकिस्तान को पहले भी वो आज़ादी की बात करते थे, अभी भी वो यही बात करते हैं कि जी हम पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए फिर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं स्टैंड करता है इन सारी बातों के बाद कि जब आप आए थे उस टाइम क्या चेंजेस आए थे मुल्क के अंदर और किस लिहाज से पाकिस्तान के लोगों को आज़ाद करवाया था आपने अपनी गवर्नमेंट में। हाल अभी तक कोई जवाब आपको इनकी किसी भी बात में ना हुकूमत होते हुए और ना हुकूमत ख़त्म होने के बाद आपको मिलेगा। खैर जब पुलिस से बात पूछा गया तो उन्होंने आगे से डिनाई कर दिया है, ना ही उन्होंने कोई अटेम्प्ट की है इनको अरेस्ट की, ना इनको अरेस्ट जो है किया गया हाफ आवर के लिए भी। अब बात ये नहीं समझ आती कि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम ऑलरेडी काफ़ी कॉर्नर्ड है और अगर इस तरह की वो कोई स्टेज भी करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा, जिस तरह ये लॉयर हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, लोग तहरीक इंसाफ के ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इनके साथ रिलेट कर पा रहे हैं आजकल, तो ऐसे बंदे को अगर आप न्यूज़ में ला के दिखाएं कि इसको भी अरेस्ट करके अबडक्ट करने की और इसके ऊपर भी जुल्म करने की कोशिश हुई है, तो ये इलेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, ऑलरेडी कॉर्नर्ड PTI के लिए। खैर एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने फ्राइडे को एक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश की है। उसमें करप्शन में जो सबसे इंस्टीट्यूशन आगे है हमारे मुल्क के अंदर, सरप्राइजिंग नहीं था हमारे लिए, वो पुलिस का था और उसमें सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो सिंध पुलिस के अंदर बताई गई है, 37% तक है, 5% इंक्रीज हो गई है लास्ट ईयर से। सेकंड नंबर पे खैबर पख्तूनख्वा है और उसके बाद ये पंजाब है। बेसिकली ओवरऑल जो है ना पुलिस का जो इदारा है वो सारे प्रोविंसेस का मिला के वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्ट है, सारों को ही पता है ये बात। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई न्यूज़ है और इसके ऊपर काम भी अनफॉर्चुनेटली बहुत कम होता है कि इसको कंट्रोल किया जा सके।
62% जो पाकिस्तानी है वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान है उसका सबसे बड़ा इशू करप्शन है। खैर अब वो बात कर लेते हैं जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया था कि अमेरिका वो काम फाइनली करने जा रहा है जिसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको याद होगा कनाडा में मर्डर हुआ था हरदीप सिंह नजार का, जिनको दिन दहाड़े गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया था, और ओबियसली फिर कनाडा ने उसको बहुत कंडेम किया और इनिशियल तौर पे इंडिया सस्पेक्ट था। अमेरिका ने वैसे तो वोकल सपोर्ट ऐसा नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने कंप्लीट जो कंस्पिरेसी रिपोर्ट थी वो कनाडा की गवर्नमेंट के साथ शेयर कर दी थी, और उसके अकॉर्डिंग इंडियन इंटेलिजेंस इसकी कल्प्रिट निकली। इसके रिजल्ट में कनाडा और इंडिया के रिलेशन काफ़ी स्ट्रेंड हो गए, वीज़ा प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। कोई 2 महीने ये चीज़ चली है, अभी रिसेंटली इंडिया ने कनाडा के जो वीज़ा पॉलिसी उसको नॉर्मल किया है। बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड ये कि जी कोई भी वाइज कंट्री जो करती है, अमेरिका ने वही किया, और वो ये था कि वो अलर्ट हो गए इस सारी सिचुएशन को लेके, क्योंकि उनके अपने मुल्क के अंदर भी जो सिख रहते हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लीडर्स रहते हैं, उन्होंने अपनी वॉचिंग इंक्रीज की हुई थी इनके ऊपर। खैर उसका इनको फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि जो अमेरिका है उसमें एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर रहते हैं, उनका नाम है जी I'm not sure if I'm pronouncing it right, but गुरपतुनक सिंह पनून। वो खालिस्तान के लीडर हैं जी, एक सेपरेट कंट्री चाहते हैं इंडिया से। उनके मर्डर जो है ना वो कंस्पायर हुआ है, हिटमैन को हायर किया गया है, लेकिन जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने इसको जो है नाकाम बना दिया। उन्होंने पहले ही उस बंदे को पकड़ लिया, और जो है इंकशाफ ये हुआ है कि इसके पीछे रॉ है। जो बंदा जिस बंदे ने उस हिटमैन को हायर किया था उसका नाम है जी गुप्ता, और वो अपेरेंटली इंडियन गवर्नमेंट के साथ रिलेशन में, यानी कि इस टाइम मोदी की तरफ से वो ये बात की जा रही है कि ये सारी जो है ना हर चीज़ इस टाइम ओके की गई है कि जो भी खालिस्तान के लीडर इस टाइम मौजूद है इन्फ्लुएंशियल, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए उन टारगेट्स को, और वो मोस्ट ऑफ देम आर इन असाइलम इन वेस्टर्न कंट्रीज। ऑब्वियसली उसके लिए गवर्नमेंट वहाँ की रिस्पॉन्सिबल है उनकी लाइफ्स के लिए। अब बात यह है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क के साथ ये हरकतें करते हैं, उनके सॉइल के ऊपर, उनके मुल्क के अंदर, उनके सिटीजन को आप मारेंगे, तो वो आपकी आपस की फॉरेन पॉलिसी के लिए कोई चीज़ खास अच्छी नहीं होती है। वो ये रिजल्ट इंडिया के साथ आया है कि एक तो वाशिंगटन ने ये डिमांड की है दिल्ली से कि आप इसके बारे में, इस मर्डर और हिटमैन जो हायर हुआ है, इसकी पूरी डिटेल अमेरिका की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसके साथ शेयर करें, ताकि इसको हल किया जा सके। अब उन्होंने क्या ही हल करना जब वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। बट बात यह है कि इनकी जो चेक स्टार्ट हो गया है इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन पॉलिसी का इन वेस्टर्न कंट्रीज के हाथों सफ़र करने के बाद, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा देने वाली है चीज़। खैर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की है मोदी और उनकी जो ये हिंदू कौम परस्ती का जो आइडियोलॉजी है ना उसके बारे में। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जी खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह नज़र के कत्ल के मामले पर पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ ममालिक ने भारतीय सफारतकारों, कौम परस्त तंजीमों, बीजेपी, आरआरएस की निगरानी शुरू कर दी है। ये याद रखें जो बीजेपी है वो 10 साल से गवर्नमेंट में है, और अभी भी जो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली यही फिर गवर्नमेंट में आने वाली है। फर्दर ये ऐड किया गया जी हरदीप सिंह का जो मुबैना तौर पे कत्ल हुआ है भारतीय इंटेलिजेंस के हाथों, वो ऐसे वक्त पे किया गया है जब ओवरसीज़ भारतीय कम्युनिटी में हिंदू कौम परस्ती के मामले पर जो स्ट्रेन है, शिद्दत है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ी हुई है। अमेरिका और कनाडा की यूनिवर्सिटियों में कौम परस्ती की हमायत और मुखालफत से बढ़कर मामला अब धमकियों तक जा पहुँचा है। सबसे पहले हिंदू की पॉलिसी है जो मोदी की, वो बढ़ रही है, और उससे अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है वो दुनिया भर में आ गया है, यानी कि डिसएग्री अगर कोई करे तो उड़ा दो उसको, ये मोदी साहब की जो पॉलिसी है। अब बात यह है, ये इसी किस्म की सारी रिपोर्ट है जिसके अंदर इस तरह की उन्होंने डिटेल में बात की गई है कि अमेरिकन और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ का जो माहौल है वो सब ख़राब हो गया हुआ है उधर। अब बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चाइना है वो एशियन रीजन का सुपर पावर है। मैं तो उसको ये कहूँगी कि ओवरऑल पूरी दुनिया में वो एक मॉन्स्टर है, वो अपनी टाइप का अकेला मुल्क है। अब उसको टैकल करने के लिए अमेरिका ने ना इंडिया को सपोर्ट किया, और ये उनकी पॉलिसी काफ़ी सालों से चली आ रही है, क्योंकि रीजन में अगर इंडिया को सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो सिर्फ सोलो चाइना ही रह जाएगा। इंडिया को इस लिहाज से एक सुपर पावर बनाने की कोशिश की जाती है, हालांकि आप उनको सब कुछ भी दे देंगे ना, जो आप उनको चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो ये इनकी हिंदू एक्सट्रीम मेंटालिटी है, हिंदू परस्त कौम बनने का जो शौक है ना, वो इनको मरवाएगा, वो किसी तरीके से इनको फ़ायदा नहीं लेने देगा। अब उसका इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर आता था सारा टाइम, हम भुगतते रहते थे, इनकी हरकतें देखते थे।
यूएन में कश्मीर के इशू के ऊपर अपील दे रहे हैं, इनकी माइनॉरिटी के साथ जो इनका ट्रीटमेंट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब ये चीज़ जो है ना चलती हुई अमेरिका और कनाडा तक भी पहुंच गई है, क्योंकि सिख जो है वो भी माइनॉरिटी, हालांकि वो मुस्लिम से भी काफ़ी कम माइनॉरिटी में है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट मुस्लिम्स के साथ इवन वर्स है। तो यही बात हो रही है कि जो रियलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहती हैं। अशरफ जहांगीर काजी साहब हैं, वो फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं यूएस, चाइना और इंडिया के लिए। उन्होंने बड़ा वेल पेन्ड आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने इंडिया में जो मुसलमानों के साथ किया जाता है बेस्ड ऑन रिलीजन, उसको बड़े अच्छे तरीके से बताया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, क्योंकि ओबियसली वो एक बड़ा डिटेल में लिखी हुई बात है, वो सारी उसको मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकती, इतना टाइम नहीं है। लेकिन इंडिया में जो एजुकेशन सेक्टर हो जाए, चाहे वो आर्मी हो जाए या गवर्नमेंट जॉब्स हो जाए या इवन बिजनेस हो जाए, उनमें मुसलमानों का जो परसेंटेज है किस तरीके से उस वजह से उनकी गवर्नमेंट में हायरिंग्स कम है, एजुकेशन सेक्टर में जो लिटरेसी रेट है वो मुसलमानों में कम है, वहाँ पर जो आर्मी में आपकी जो हायरिंग्स होती हैं उसमें मुस्लिम्स का कोटा उन्होंने बहुत थोड़ा रखा हुआ है, वो हार्डली मुस्लिम्स को रखते हैं। क्योंकि ये भी आप वहाँ पे सुनते होंगे इंडियंस की, अगर आप बात सुने जो उनकी गवर्नमेंट है कि देशभक्त जो है वो पैट्रियट का, मुहिब वतन का लफ्ज़ है हिंदी लैंग्वेज में, तो वो ये बिलीव करते हैं कि जी मुस्लिम कभी देशभक्त नहीं हो सकता। तो यही मेंटालिटी वहाँ पे स्पेसिफिकली हिंदुओं की है। इस आर्टिकल में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जी किस तरीके से कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे किस एक हद तक जो है थोड़ी सी ये जो डिफरेंशिएट किया जाता है मुसलमानों को रिलीजन की बेस के ऊपर। वो साउथ इंडिया में अगर कम है तो वहाँ पर वो शिफ्ट होना चाहे भी तो वो नहीं हो सकते। और मुसलमान जो इंडिया का है वो किधर जाए कि उसका कोई मुल्क नहीं है, ठीक है जी। हम पाकिस्तान में यहाँ बैठ के हम बोलते हैं ना कि जी हमारा मुल्क है, इसको बचाना है, इसमें ये मसला, इसमें ये अच्छी बात, ये बातें हम कर सकते हैं, ये भी एक ब्लेसिंग है कि हमें ये बातें करने का मौका मिलता है। लेकिन इंडिया में मुसलमानों को जब ये इश्यूज़ आते हैं और जो इस तरह के वहाँ पे इश्यूज़ है, उसमें वो ये नहीं कह सकते कि ये हमारा मुल्क है या हमने इसको बचाना है, क्योंकि अपेरेंटली जो हिंदू गवर्नमेंट है वहाँ की इस टाइम, और जिस तरह की उन्होंने हिंदू मेंटालिटी बना दी है वहाँ पे रहने वालों की, वो कहती है कि इस मुल्क को मुसलमानों से बचाना है हमने, जो यहाँ रहते हैं उनके। खैर अभी तक की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।